हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और इसके अलावा जो है हमने बात करी थी मेन टॉपिक की, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज़ ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो ये बताया था कि जितने भी बिगर ऑडिट्स होते हैं, मेनली बिगर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट्स अलॉट होते हैं एक पर्टिकुलर ऑडिटर को, तो उसे जो है ऑडिट प्लान अगर करना है तो वो प्लान तभी हो पाएगा जब वो एक ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करेगा। वो एक चेकलिस्ट के फॉर्म में बनाएगा जिसमें उसे समझ आएगा कि कौन कौन से वेरिफिकेशन प्रोसेसेस कैरी आउट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में। इसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये हर बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम वर्क करे। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। देन वी डिस्कस्ड कि इसमें जो है असिस्टेंट रिक्वायर्ड ही होते हैं। मेनली जो ऑडिटर होता है उसे एक ड्यूटी होती है, उसका ये टास्क होता है कि वो अपने असिस्टेंट्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करता रहे कि वो अपना माइंड खुला रखें, ऑडिट करते टाइम वो अपना माइंड एकदम अलर्ट और विजिलेंट रखें। ठीक है। फिर ऑडिट प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है कि एक बार फॉर्मुलेट हो गया तो वो अब दोबारा से चेंज नहीं हो सकता है। एक बार अगर ऑडिट प्रोग्राम बना दिया जाता है तो उसे पीरियोडिकली रिव्यू करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मेनली जो बात करी है वो ऑडिट प्रोग्राम में पीरियोडिक रिव्यू पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले डाउन किया गया है, क्योंकि ज़रूरी है अगर बिजनेस में मान लीजिए कोई पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, बिजनेस के मेथड्स चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो हमने बात की थी वो करी थी कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम की, कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते टाइम। तो इसमें मेनली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको जैसे कीवर्ड्स बताए थे कि असाइनमेंट के स्कोप और लिमिटेशन में रहना है, एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट एविडेंस को आइडेंटिफाई करना है और ये भी देखना है कि उससे पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसके बाद वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जो कि वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ज़रूरी है। एरर की सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करनी है एंड सारे प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करना है, अपने एंड पे सिंक्रोनाइज करके चलाना है। ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। दैट मीन्स कि हमारे बेसिकली जो एविडेंसेस होते हैं वो बेस होते हैं ओपिनियन फॉर्म करने का। ओपिनियन, एक ऑडिटर जब अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो वो ओपिनियन उसका एविडेंस से ही एक्सट्रैक्ट होके आता है। इसलिए ऐसे प्रोसीजर्स फॉर्म हो, ऐसे प्रोसेसेस कैरी आउट हो जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस निकाल पाएँ। ठीक। अब जो भी एविडेंसेस हैं अब वो डिपेंड करेंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ठीक है, उनका नेचर क्या है, इम्पैक्ट क्या है। तो इसमें ऑडिटर को प्रायर नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है हर एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे हम लोग ने, जैसे कि मान लीजिए क्लाइंट ने इनवॉइसेस रेज करे हैं, वो देखिए। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले ये कुछ एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से ऑडिट प्रोग्राम पूरी तरह से फ्रेम होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, जैसे प्राइस लिस्ट देख ली क्लाइंट्स की, और अगर इसके अलावा जैसे इन्वेंट्री कितनी इशू रही, उसके कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, जिससे ऑडिटर बेसिकली एविडेंस पिकअप करता है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिन करके कर सकता है, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स देख के एविडेंसेस निकाल सकता है, वाउचर्स देख के फिजिकली एग्जामिन कर सकता है, खुद ही इंस्पेक्शन कर सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकता है, इंटरनल कंट्रोल के स्टेट्स चेक कर सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए
हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, उसके बाद हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो ऑडिटर को एक रिटन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे प्रोसीजर्स लेआउट हों कि ऑडिट प्लान कैसे इम्प्लीमेंट होना है। उसके अलावा प्रोग्राम में सारे ऑब्जेक्टिव्स हों हर एक एरिया के, सफिशिएंट डिटेल्स हों, जो इंस्ट्रक्शन सेट करें असिस्टेंट्स को क्या वर्क अलॉट करना है, किसको टीडीएस का वर्क देना है तो किसे इनकम टैक्स ऑडिट के लिए वर्क असाइन करना है, किसे आरओसी का वर्क देना है। ठीक है, तो प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स जो हो हर एक एरिया के डिफाइंड हो कि इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव ये हैं, जहाँ जहाँ रिस्क बेसिकली ज़्यादा दिख रहा है, जो असेस हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और जो इतने मटेरियल एरियाज नहीं है, इतने सिग्निफिकेंट एरियाज नहीं है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। तो उसमें ये सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हों प्लस इंस्ट्रक्शंस हों असिस्टेंट्स के लिए कि इन पर्टिकुलर एरियाज में असिस्टेंट्स को क्या वर्क अलॉट करना है, डेलीगेट करना है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस। एक ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल्स की, क्योंकि कभी कभी इंटरनल कंट्रोल्स की ही हेल्प से वो बाकी अगर कुछ उसे रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है जो कि मान लीजिए कोई हिडन रिस्क है, और इंटरनल कंट्रोल समझने के बाद असेस करने के बाद ही उसे पता चलता है कि हाँ इस एरिया में लूप होल्स हैं, वीकनेसेस हैं, इसे करेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो डिपेंडेंस उसका इंटरनल कंट्रोल पे बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो एक तरह से सलाह हम कह सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं एक एडवाइजरी दी गई है कि ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स व्हेन देयर आर अदर मोर एफिशिएंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो एक चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ऑडिटर जो है वो ये चीज़ देख सकता है, अपने एंड पे वो डिसाइड कर सकता है कि वो इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलाई कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा अगर उसे वेज मिल रहे हैं जहाँ से एविडेंस वो ऑब्टेन कर सकता है तो फिर वो वहीं से ऑब्टेन करे, कंप्लीटली इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय ना करे। ऑडिटर का जो रैशनैलिटी लेवल है वो डिपेंड करेगा, वो वेरी करेगा इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे। अगर इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव हैं कंपनी में, वो उसे ऑडिट करने में हेल्प करेंगे। थोड़े वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो वो पूरी तरह उन पे डिपेंड नहीं कर सकता। उसके बाद ऑडिटर को बेसिकली डिसाइड करना है कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कब करने हैं। ठीक है, अगर कोई टाइमिंग नहीं होगी तो सब हेवाया वर्किंग होगी, हैफजर्ट मैनर में होगी, कोई भी टारगेट्स टाइमली अचीव नहीं हो पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ऑडिटर ने डिसाइड किया कि हमें इन्वेंट्री चेक करना है 5 दिन के अंदर, 5 दिन की जगह अगर उसे 10 दिन लग रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग फिक्स नहीं थी, तो पूरी वर्किंग बिगड़ जाएगी। बाकी जो चीज़ों में टाइम जितना डिवोट करना है जिन एरियाज में, उनकी पूरी बेसिकली टाइम टेबल स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए एक ये ऑडिटर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो टाइमिंग डिसाइड करे कि उसे ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करने हैं। ठीक, एंड इसके अलावा है ऑडिट प्लानिंग। अब ये जो शुरू होता है, ये शुरू होता है प्रीवियस ऑडिट के खत्म होने पे। ठीक है, प्रीवियस ऑडिट खत्म हुआ, नेक्स्ट ऑडिट आया, ऑडिट प्लानिंग शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग ने पढ़ाई है ऑडिट प्लानिंग इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के रिव्यू पे, ऑडिटर किस तरह से इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन क्या कहता है, उसका असेसमेंट क्या कहता है, जो भी वो कंप्लायंस या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करे उसके बेसिस पे। जैसे हम लोग ने कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव के बारे में थोड़ा आइडिया लिया भी था पिछली क्लास में। तो प्लानिंग में प्लानिंग होने के बाद बेसिकली ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, तो इसके आप कीवर्ड्स याद रखिए कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो रिटन फॉर्मेट में हो, तभी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स किस किस एरिया में क्या होने चाहिए, असिस्टेंट्स को कैसे इंस्ट्रक्शंस देने, इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलाई करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म करने हैं, एंड प्रीवियस ऑडिट खत्म होने के बाद नया ऑडिट स्टार्ट करना है तो ऑडिट प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट होगी ही। तो डायग्रामेटिक वे में देखा जाए
तो डायग्रामेटिक वे में ये चार्ट निकल के आता है, जो आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपके माइंड में ये पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो बात करी है वो करी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ एडवांटेजेस भी स्पेसिफाइड है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी स्पेसिफाइड है। ऑडिट प्रोग्राम में बेसिकली असिस्टेंट को हेल्प मिलती है ऑडिट करने में, ठीक है, क्योंकि क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसे ऑडिटर की वजह से मिल ही जाते हैं कि वर्क उसे कैसे करना है। जितने भी मेजर ऑडिट्स होते हैं उसमें पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि हमें काम स्टार्ट कैसे करना है, उसे कैसे कैरी आउट करना है, एंड कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। असिस्टेंट्स को सिलेक्ट करना जॉब्स के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ईजी हो जाता है। अब जैसे टीडीएस में कोई असिस्टेंट बहुत ही एक्सपर्ट है तो उसे वो वर्क एलोकेट हो गया, जीएसटी में कोई है तो जीएसटी का अलग हो गया, जीएसटी में है। इसके अलावा इनकम टैक्स में कोई असिस्टेंट अलग एक्सपर्ट है तो उसे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क असाइन हो गया। एक प्री रिटन प्रोग्राम रहता है तो एक मेंटल प्लान बेसिकली होता है, उसके हिसाब से ही प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं। लेकिन कभी कभी एक डेंजर भी होता है कि हम कुछ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को इग्नोर कर दें क्योंकि वो हमने ऑडिट प्रोग्राम में उनके बारे में मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट वाइज, एक एक एरिया वाइज अगर थिंग्स मेंशन्ड हैं ऑडिट प्रोग्राम में तो फिर ये डेंजर या ये रिस्क का प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है, ऑडिट सिस्टमैटिकली कैरी आउट हो सकता है अगर प्री डिटर्मिन्ड प्रोग्राम है तो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें एडवांटेजेस में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एडवांटेजेस और हैं, जैसे असिस्टेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम पे जो जो वर्क अपना जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है अपने ऊपर जिस जिस वर्क के रिस्पेक्ट में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही वो फुलफिल कर दें वो प्रोग्राम में, उस ऑडिट प्रोग्राम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि हाँ ये वर्क इसने किया है, ये वर्क इसने किया है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होगा, जो मेन ऑडिटर होगा, यानी कि मेन जो एंगेजमेंट टीम का जो हेड होगा, वो सारे प्रोग्रेस को कंट्रोल कर सकता है कि किस एरिया में कितना प्रोग्रेस हुई वर्क की, किस एरिया में कितनी हुई। तो एक तरह से ये गाइड मिल जाता है बाकी सक्सीडिंग ईयर्स के लिए, जो अलग बेसिकली जिस ईयर में ऑडिट हो रहा है उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ऑडिट होगा उन ईयर्स के लिए ये बेस ईयर बन जाता है, गाइड बन जाता है। और अगर ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉन अप है तो वो एविडेंस की तरह से खुद ही हेल्प करता है। अगर कोई नेग्लिजेंस अगर हो भी जाता है तो उस केस में ऑडिट प्रोग्राम में क्योंकि हर चीज़ रिटन रहती है तो एक तरह से ऑडिटर अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अच्छे से यूज़ कर पाता है, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस फॉलो कर पाता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हो सकता है जो वर्क हो वो मैकेनिकल बन जाए, कुछ प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स हों जो बिना अंडरस्टैंडिंग के कैरी आउट हों। ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हों प्रोग्राम के जो कैरी हो तो रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और वो कैरी आउट हो रहे हैं, यानी कि स्क्रैच लेवल से अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं ऑब्जेक्ट्स की और वो कैरी आउट हो रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है प्रोग्राम थोड़ा सा रिजिड बन जाए, ठीक है, बिजनेसेस में अपने ऑपरेशंस चेंज हों लेकिन ओल्ड प्रोग्राम स्टिल कैरी आउट हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ऑडिटर, उसकी टीम और मैनेजमेंट को भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए अगर ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम कैरी आउट हो रहा है, उसका रिव्यू नहीं हुआ है और मान लीजिए मैनेजमेंट में चेंजेस हुए, रोटेशंस हुए या फिर खुद ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में चेंजेस हुए, पॉलिसीज में चेंजेस हुए, तो वो ऑडिट प्रोग्राम उन्हें केटर नहीं कर पाएगा। और अगर असिस्टेंट्स इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, तो वो जो भी चीज़ें प्रोग्राम में लिखी हैं, कोई भी डेफिशिएंसीज, कोई भी लूपहोल्स निकालने हैं ऑडिट करते टाइम, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस नहीं निकाल पाएंगे, भले ही उन्हें कितना इंस्ट्रक्शन क्यों ना दिया जाए।
अगर वो इनएफिशिएंट है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है टॉपिक की, एरिया की, और उन्हें ऑडिट करना है बट वो इनकेपेबल हैं, तो वो काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर बहुत ही फास्ट ऑडिट प्रोग्राम रहा तो उससे एफिशिएंट असिस्टेंट्स का बेसिकली जो इनिशिएटिव रहेगा वो किल हो जाएगा। अब अगर डेडलाइन असाइन हो गई कि 5 दिन में ऑडिट कंप्लीट करना है, बट अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट्स काम जो है 10-15 दिन का है, तो डेडलाइन की वजह से उनका जो इनिशिएटिव है कि क्वालिटी ऑडिट किया जाए वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस भी मेंशन्ड हैं ऑडिट प्रोग्राम के। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की बात की गई है। इसमें ऐसे 220 का यूज़ किया है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, ऑडिट वैसे तो कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हर लेवल पे, ठीक है। और ऑडिट प्रोग्राम डेवलप होता है तो ऑडिटर को बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, अपने स्टाफ की भी हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सारा काम डेलीगेट होता है, असाइन होता है। तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो केयरफुली चीज़ों को देखे, एनालाइज करे, उसके बाद वर्क असाइन करे, ठीक है। ये नहीं कि एक बार उसने असाइनमेंट कर दिया और वो उसे सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो सुपरवाइज नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसका स्टाफ कैसे काम कर रहा है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हो भी रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑडिट हो भी रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही हवा हवा में ऑडिट हो रहा है। मेनली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाना। तो इसमें 2 तरह की बातें की गई हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने के लिए किस कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे हैं ये, कि ऑडिटर को ये देखना है कि ऑडिट में सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हों, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हों। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आपके एसए भी आ जाएंगे, एएस भी आ जाएंगे, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न हो रही है कंपनी, तो उसके प्रोविजंस भी फॉलो हो रहे हों। फिर जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट है वो इशू हो इन एप्रोप्रिएट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। 2 चीज़ों में ये माना जाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। कौन सी 2 चीज़ों में? सबसे पहला कि ऑडिट जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है, एंड दूसरा ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट भी दे रहा है तो अपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट करते हुए दे कि हम क्यों क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, और एकदम क्लीन रिपोर्ट भी दे रहा है तो उसके भी जस्टिफिकेशंस दे। हर सर्कमस्टांस में ऑडिटर की रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब इसके अलावा के जो टॉपिक्स हैं, ऑडिट प्लानिंग, मटीरियलिटी, क्योंकि मैं एक क्लास में आपको बहुत सारा एक्सप्लेन कर दूंगी तो वो आपको हो सकता है बाउंस कर जाए, या यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड in a clear manner. So the topic starting from audit planning and materiality will be discussed in the next class. और ये आप ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्वालिटी कंट्रोल प्लस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा जो मैंने ये प्रोसेस बताया आपको, डेवलपिंग अ ऑडिट प्रोग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे सी ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज है, उस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे, मैं एक नंबर एनक्लोज करती हूँ एंड अपनी मेल आईडी उस पे भी लिख के भेज सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसमें जो ऑडिट प्लानिंग और मटीरियलिटी वाला टॉपिक है, प्लस डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी, जो जिसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।